जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का जो रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 8 देखेंगे। तो याद रखिएगा कि 1275 बिहार दरोगा का 2023 में रिक्वायरमेंट है, जो आपका नवंबर लास्ट वीक या हो सकता है दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो सेट प्रैक्टिस जो है आप लोग डेली 1 से 2 लगाते रहिए। और हाँ, अपने चैनल पर 1 सेट डेली और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो 2 सेट डेली जो है आप लोग को मिलेगा और नए नए सेट प्रैक्टिस के साथ मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि राष्ट्रगान का मूल रूप पद क्या है। रूप में पद है तो राष्ट्रगान में हो जाएगा आपका 5 पद है। तो राष्ट्रगान जो है ये सबसे पहले आपको हम बता दें कि कब गाया गया था। तो राष्ट्रगान जो है ये आपको 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण धर के द्वारा अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया गया। अब भारतीय संसद के अधिवेशन जब होता है उसके प्रारंभ में जन गण मन गाया जाता है और जब उसका समापन होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है। राष्ट्रगान जो है यह 52 सेकंड का समय लेता है। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लेता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा क्या है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई बीच जो दर्रा है वो उसको हम लोग पाल घाट दर्रा बोला जाता है। अब पाल घाट दर्रा जो है ये आपको 305 मीटर ऊंचा है और यह ऊंचाई इसका है। अब कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का ये संपर्क मार्ग है। पूछेगा किसका बीच है तो ये आपको याद रखिएगा कोयम्बटूर और कोचीन का बीच जो है यह संपर्क मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डोटा बेटा हो जाएगा। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा आप लोग 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा कि डोडा बेटा जो हो गया यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो ये याद रखेगा कि अनुमेदी हो जाता है। अनैमुदी जो हो जाता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोटा बेटा होता है। ये तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 ओर से भारत जो राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है उसका नाम क्या है। तो यह 3 ओर से घिरा हुआ है, उसका नाम है आपका त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा है, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था इसका शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 ईस्वी को। और ये याद रखिए कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली राजधानी बनने की घोषणा किया गया था। कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। भारत की जो राजधानी पहले कोलकाता होती थी, अब 12 दिसंबर 1911 ईस्वी से इसको दिल्ली कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्र कला सीखी थी, किससे सीखी थी। तो याद रखिएगा आपको थियोडोर जेन्स से वह सीखी थी। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सा है। तो जवाहरलाल नेहरू का सर्वाधिक चर्चित पुस्तक याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है यह जवाहरलाल नेहरू की चर्चित पुस्तक है। एक आता है एन ऑटोबायोग्राफी, ये आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये भी एन ऑटोबायोग्राफी है। एक आता है
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये भी याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। एक आता है ए पैसेज टू इंडिया, पुस्तक E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखी गई थी। और माई एक्सपेंट विथ टूथ, पुस्तक जो है गांधी जी की आत्मकथा है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग डाल लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका हो जाएगा 34.5%। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसका चुनाव कीजिए। तो इसमें कह रहा है 9 नंबर में कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के रात्रि में होता है। यह पूर्णिमा के रात्रि में सूर्य ग्रहण नहीं लगता है, बल्कि सूर्य ग्रहण जो है यह अमावस्या के दिन लगता है, ये गलत है। फिर कह रहा है कि चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या का लगता है, ये गलत है। चंद्र ग्रहण हमेशा जो है यह पूर्णिमा के दिन लगता है, तो यह कथन भी हम लोग का गलत हो गया। अगला है कि 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषु और बसंत विषु कहते हैं, ये गलत है, बल्कि 23 सितंबर और 21 मार्च का संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, तो ये भी कथन आप लोग का सही हो गया। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है, ये भी गलत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आंशिक भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, लगभग लंबाई कितनी है। तो स्वेज नहर की लगभग लंबाई हम लोग याद रखेंगे कि 168 किलोमीटर है। और स्वेज नहर में आवागमन जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के शासन काल में हुआ था। याद रखिएगा किसके काल में, नॉर्थ ब्रुक के काल में हुआ था। और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर जो थे 1956 ईस्वी में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। पूछेगा कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो याद रखिएगा कि 1956 ईस्वी में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। किसके द्वारा, तो मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था। और स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। तो जब उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार तो वह किस भाषा के लिए मिला था, वही पूछ रहा है। तो ये याद रखिएगा कि पहले मिला था जी शंकर कुरुप को मिला था। किसको मिला था, जी शंकर कुरुप को मिला था। अब ये किस भाषा के लिए मिला था, तो याद रखिएगा इनको मिला था मलयालम भाषा के लिए मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ याद रखिएगा कि 1965 ईस्वी में किया गया था, जो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, 1965 ईस्वी में मिला। किसको मिला, जी शंकर कुरुप में मिला। किस भाषा में मिला, तो मलयालम साहित्य भाषा में उनको मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वींसबेरी रूल का संबंध किससे था। तो क्वींसबेरी रूल का जो संबंध था यह आप याद रखिएगा मुक्केबाजी से संबंधित है। एक आता है निशानेबाजी से आपको पूछता है बुल्स आई निशानेबाजी से पूछता है। और एक पूछता है 3 सेकंड। याद रखिएगा 3 सेकंड जो आपका हो गया वो आपका हो जाता है बास्केटबॉल से। और पंच याद रखिएगा, एक आता है मुक्केबाजी से भी एक पूछता है पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिया था। तो वो हो जाएगा जहांगीर और शाहजहां जो है आपका एक मुगल साम्राज्य तो थे जो राजपूत माँ से जन्म लिए थे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये आपका किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। कब किया गया था, तो ये याद रखिएगा 1882 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा लगाया गया था, तो याद रखिएगा कि लिटन के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध के विषय में तो याद रखिएगा कि कलिंग युद्ध के विषय में पूछ रहा है, तो ये आपका होगा 13वां शिलालेख। किससे हो जाएगा, 13वां शिलालेख मिलता है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। और किस अभिलेख से, तो याद रखिएगा कि 13वां शिलालेख से मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी, वह कौन थी। तो यह हो जाएगा कलकत्ता से पेशावर तक थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। 17 नंबर में कह रहा है,
तो इसमें हो जाएगा कि पौडजल मिट्टी कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है, सही है। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चेरनोजो मिट्टी कहा जाता है, ये भी सही है। और करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, ये भी सही है। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी की होती है, यह भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का एप्पल। अगला कह रहा है कि 1935 ईस्वी के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम में कह रहा है कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना किया गया था। यही जो है 1935 ईस्वी अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1935 अधिनियम के में बताते हैं आपको, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत किया गया, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भी आप याद रखिएगा कि 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत। संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत। और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, यह भी 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत। और प्रांतीय में स्वायत्तता आदि जो है ये भी आपको 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 ईस्वी के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। याद रखिएगा कि 1935 ईस्वी के अधिनियम के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि यह एक कार है जिससे ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। और एक और याद रखिएगा कि भारत से जो बर्मा अलग हुआ था 1937 ईस्वी में, भारत से जब बर्मा अलग हुआ था 1937 ईस्वी में अलग हुआ था, तो पूछेगा किस अधिनियम के तहत। तो याद रखिएगा कि 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही अलग हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अंग्रेज ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था। तो ये आपका हो जाएगा कि इंग्लैंड के युद्ध प्रांतों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु जो है ये आपको भेजा था। और क्रिप्स मिशन को कांग्रेस नहीं माना, क्योंकि उसमें भारत के अनेक भागों में बांट सकता था, इसीलिए जो है क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने नहीं माना। और क्रिप्स मिशन जो है 23 मार्च 1942 ईस्वी को सर अस्टोफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था, क्योंकि उस समय जापान ने रंगून पर कब्जा कर लेने से भारत की सीमांत पर सीधा खतरा पैदा हुआ था, इसीलिए ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 45 के तहत किया गया था। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भारतीय संविधान के याद रखिएगा कि 36 से 51 तक है। कहाँ से है? 36 से 51 तक दिया गया है। और शिक्षा का अधिनियम का अधिकार 2009 ईस्वी में लगाया गया था। यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर कि भारत में मंत्री परिषद समूह के रूप में किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो ये आपका रहेगा लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायित्व होता है। और वही व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से पूछेगा तो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। और लोकसभा जो हो जाए जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। और ये अनुच्छेद पूछेगा तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 79 में दिया गया है आपका संसद पूछेगा तो अनुच्छेद 79 के तहत। और वहीं राज्यसभा का गठन हो जाएगा आपका 80 के तहत, और वहीं लोकसभा का हो जाएगा अनुच्छेद 81 के तहत। संसद पूछेगा तो 79, राज्यसभा पूछेगा तो 80, और लोकसभा पूछेगा तो अनुच्छेद 81। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा उत्पत्ति की गणना विधि के द्वारा और आय विधि के द्वारा, यानी कि उपर्युक्त दोनों सही ऑप्शन जो है सही है। अगला है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो चंदन के वन जो है आपका सर्वाधिक जो है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर कि यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाता है तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिलाया हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या हो जाएगा। तो यह पानी के ऊपर जो है तैरता रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ी पर चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम क्या होगा। तो इसका भार जो अधिकतम हो जाएगा पृथ्वी के तल पर उसका भार जो है अधिकतम हो जाएगा। अगला है कि पारदर्शी यंत्र पेरिस्कोप का क्या उपयोग होता है। तो पेरिस्कोप का उपयोग होता है पनडुब्बी से बाहर की वस्तुओं के देखने में
लगा होता है। पनडुब्बी जो होते हैं वो उस लगाया जाता है माथे पर, उनको बाहर का जो दृश्य देखने के लिए। अगला है 27 नंबर कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वह कौन सी होती है? तो ये आपका हो जाएगा चालन। क्या हो जाएगा? चालन हो जाएगा। और याद रखिएगा कि वायुमंडल जो होता है यह वायुमंडल जो होता है संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर के महीने में 100 वाट का एक बल्ब जो है 10 घंटे प्रतिदिन जलाया गया तो विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितना खर्च होगा? तो ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप सीधे इसको गुना कर दीजिए और एक दिन कह रहा है तो 1 और 1000 से इसको भाग दे दीजिए, यानी कि हो जाएगा आपका कितना दिन का पूछ रहा है? सितंबर महीना के लिए पूछ रहा है ना, तो इसमें 30 से गुना कर देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 30 किलो वाट हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग जो हो जाएगा परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है जिसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी उबलता है तो इसका तापमान क्या होगा? तो जब पानी उबलता है तो इसका तापमान जो हो जाएगा एक समान स्थिर रहता है। जब पानी उबलता है तो इसका ताप जो है एक समान स्थिर रहेगा। और पानी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व तो इसका अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व तो अधिकतम होगा और आयतन जो है इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नतम होता है। और पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन जो है इसका सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अग्रीय गैसों में कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? हवा में तो सबसे अधिक मात्रा में आपको आर्गन गैस पाई जाती है। अगला है कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। और सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, याद रखिएगा, CaCO3। और वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछेगा तो NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अलोह धातु है? तो ये आपका एल्युमिनियम जो होता है ये अलोह यानी कि नॉन फर्म मेटल है। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको 3500। अगला है कि रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या होता है? तो रासायनिक दृष्टि से एंजाइम जो हो जाएगा आपका प्रोटीन हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन को हम लोग रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट को शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और प्रोटीन जो है हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन का 37 नंबर कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगला है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका हो जाएगा 11 मई को मनाया जाता है। वहीं 12 मई को याद रखिएगा कि मनाया जाता है नर्सिंग दिवस, यानी कि नर्स डे जो आपका नर्सिंग दिवस जो है मनाया जाता है। और 10 मई को आपको मातृ दिवस और 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए मैथ का है, तो मैथ का बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 6 मिनट। अगला क्वेश्चन का रहा है 40 का कि किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि क्लोरो में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यदि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल याद रखिएगा कि इसमें 4 घटक पाए जाते हैं। कौन कौन? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन और जेंथोफिल जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन का रहा है 42 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विभिन्न वस्तुओं की एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव होता है। जब आंख सिरे के दोनों तरफ होता है तो विभिन्न वस्तुओं को हम एक साथ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे दिया है कि पंक्ति में अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया के पदों में क्रम सही मिलान करती है। तो इसका हो जाएगा संघन, संघन के बाद होता है जमना और जमना के बाद होता है पिघलना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन का रहा है 44 नंबर कि मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी क्यों होती है? तो मरुस्थलीय पौधे की जड़ी जो होती है यह जड़ें पानी की तलाश में लंबी
हो जाती है। अगला है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कब नकारात्मक रही? तो 1911 से 21 ईस्वी के बीच जो है भारत की जनसंख्या जो है आपका नकारात्मक रही थी। और इसी में पूछता है कि जनसंख्या का महाविभाजन, हाँ सॉरी, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष याद रखिएगा कि 1921 ईस्वी में जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष माना जाता है। अगला है 46 नंबर कि किस के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था? तो याद रखिएगा कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, कब किया गया? तो याद रखिएगा कि 1774 ईस्वी में किया गया था। अब इसके प्रथम न्यायाधीश पूछेगा तो याद रखिएगा कि एलिजा इम्पेजो इसके प्रथम क्या बोलते हैं कि मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कब? 1837 ईस्वी में। अगला है कि तारों के बड़े गुच्छों को क्या कहा जाता है? तो तारे के बड़े गुच्छों को हम लोग कहा जाता है गैलेक्सी कहते हैं, क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोला जाता है। तारों के बड़े गुच्छों को गैलेक्सी कहते हैं और गैलेक्सी में अरबों तारों का एक विशाल निकाय होता है। अगला है कि जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े में देखते हैं तो कैसा प्रतीत होता है? तो वो आपका याद रखिएगा कि काला दिखाई देता है। अगला है कि देखिए यहाँ दिया है GI टैग और वहाँ राज्य दिया है। पहला दिया है कि कांदगी साड़ी सही सुमेलित, याद रखिएगा कि सही सुमेलित पूछ रहा है। कांदगी साड़ी कर्नाटक का है, नहीं, गलत। कांदगी साड़ी तमिलनाडु का है और पटोला साड़ी जो है आपका पंजाब का नहीं है बल्कि यह गुजरात का है। वहीं काजीवरम साड़ी तमिलनाडु का, ये सही है, और गामसा असम का, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। अगला क्वेश्चन का रहा है 51 नंबर कि कुवैत, और इधर दिया है आपका मुद्रा। तो कुवैत का मुद्रा क्या हो जाएगा? कुवैत का मुद्रा हो जाएगा हम लोग का दिनार, और ईरान का मुद्रा हो जाएगा हम लोग का रियाल, और सूरीनाम का मुद्रा हम लोग हो जाएगा सूरीनाम डॉलर, यहाँ डॉलर लिखा ही नहीं है। और डेनमार्क का हो जाएगा आपका क्रोन। तो डेनमार्क का क्रोन और सूरीनाम का हो जाएगा गिल्टर। तो यहाँ याद रखिएगा डॉलर होता है, गिल्टर नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 451 का हो जाएगा 4113, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का एप्पल। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो बिहार की साक्षरता दर आपका हो जाएगा 2011 के अनुसार 61.8% हो जाएगा। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो पादपों में होता है मंड, और मानव में हो जाएगा आपको ग्लाइकोजन हो जाता है। पादपों में हो जाएगा मंड, और कहते हैं ये मानव में पूछेगा तो मानव में याद रखिएगा कि हो जाएगा ग्लाइकोजन। अलगा क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खुले बाजार की प्रक्रिया किस नीति का अंग है? तो खुले बाजार की प्रक्रिया जो आपका हो जाएगा ये आपका साख नीति का अंग है। और राजकोषीय निधि याद रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और आर्थिक समीक्षा प्रकाशन जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फसलों पर आक्रमण करने में कीट प्रायः कौन सी अवस्था होती है? तो इसको कहा जाता है इम्यूगा। अगला क्वेश्चन करा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण व्यक्तिकर नहीं होता, जबकि अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्न किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? टीका जो है मुंह द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पोलियो का टीका जो है मुंह के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 58 नंबर की आरंभिक राष्ट्रवादी अंग्रेजों की आर्थिक शोषण निष्कासन सिद्धांत दिया गया था। तो ये आपका दिया गया था रमेश चंद्र दत्त के द्वारा, एम जी रनाडे के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आहार श्रृंखला यानी कि फूड चैन के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इन स्तरों को क्या कहा जाता है? इसका ट्रॉपिकल लेवल बोला जाता है। जोस्ट्रिक कहलाते थे। तो जोस्ट्रिक जो है आपका अग्नि पूजक जाति के अनुयायियों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्णय मत देने का अधिकार किसको नहीं है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार जो है राज्यसभा के उपसभापति को नहीं है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष को, विधानसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को देने का अधिकार प्राप्त है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिंग बॉडी हियर का संबंध किस रीट से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। 62 का हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित। तत्सम उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका भीम साहनी जो है तत्सम उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसे यूनानी कृषक और शाह कई हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि इसका हो जाएगा कि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, इसलिए। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों का देख रेख करता था उसको हम लोग सुमंत कहा जाता थे, और प्रशासन सामान्य विभाग का जो प्रशासन होता था उसे पेशवा कहा जाता था, और पंडित जो था वह धार्मिक कार्यों का प्रभारी होता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत निम्नलिखित नदियों में से किस एक यानी कि एक निम्न वलन के कारण भ्रिंस घाट यानी कि रिफ्ट वैली कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था दामोदर नदी को। अगला है कि नो वन इज टू स्मॉल टू मेक इंडिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ये आपको ग्रेट थनबर्ग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। तो ये आपका किया गया था कि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, और साइमन कमीशन जो है 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था, और भारत जो है यह फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था, और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्टार्च और सेलुलोज के बारे में पूछ रहा है, तो ये आयोडीन के साथ रंग प्रदान करता है, ये आयोडीन के साथ रंग प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर कि अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो ये आप याद रखिएगा कि 1576 ईस्वी में मिलाया था। कह रहा है कि कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है। तो ये आपका होगा शॉर्ट कॉर्नर जो है आपका हॉकी खेल से संबंधित है। रन आउट याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है। एक आता है लॉ आपका पूछेगा लॉ ऑल तो बैडमिंटन से, वहीं लॉ शब्द कहेगा तो याद रखिएगा लॉन टेनिस से याद रखिएगा। लॉ ऑल कहेगा बैडमिंटन से, और लॉ शब्द हो जाएगा लॉन टेनिस से। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह प्रयोग किया जाता है इनमें प्रकाश एक वर्णी और पानी के बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। यही कारण है कि सोडियम का वाष्प जो है सड़क के लिए अच्छा प्रयोग माना जाता है। अगला है कि हर्ष के दरबार में हेनसोंग एक दूत के रूप में किसने भेजा था। तो यह ताई सुंग ने भेजा था हर्ष को। अगला 74 नंबर का रहा है कि भारत में रेल डिब्बा बनाने के लिए एक नया कारखाना स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? रायबरेली में। रायबरेली कहाँ है? यह आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में है। अगला है कि पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भीति मृत हो रही है, किसके कारण? तो यह आपका हो जाएगा भूमंडलीय ऊष्मन के कारण जो है पोर्ट ब्लेयर भीति मृत हो रही है। अगला है 76 नंबर कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। म्यूनिक समझौता किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो ये आपको याद रखिएगा कि रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। ये म्यूनिक समझौता जो हुआ था ये आप 29 सितंबर 1938 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1938 ईस्वी का हुआ था। इस समझौता में याद रखिएगा कि एक जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने प्रतिनिधित्व एकत्र हुए थे। अगला है कि भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे। तो ये आप याद रखिएगा कि प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा जो थे भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जेंडर बजटिंग याद रखिएगा कि आपका हुआ था 2005-06 में हुआ था। और शून्य आधारित बजट भी पूछा है तो याद रखिएगा यहाँ होता है 87-88 में याद रखिएगा कि शून्य आधारित बजट पेश किया गया था। और पहला आउटकम बजट ये 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। और पहला बजट पूछेगा तो 18 फरवरी 1860 ईस्वी को जेम्स विल्सन के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। और पूछेगा स्वतंत्र भारत का तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1947 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का। और पहला 1860 ईस्वी में, और आउटकम बजट 2005 ईस्वी में। और इसमें पूछ रहा है कि जेंडर बजट 2005-06 में प्रस्तुत किया गया था। अगला है कि अस्त्य का सिद्धांत किस पूरक सिद्धांत से
संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा अपरिग्रह सिद्धांत से संबंधित है। अगला है कि आधुनिक भारत में निम्न से कौन सा एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सांप्रदायिकता। अगला है कि किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो जैविक विविधता शब्द जो है सबसे पहले रेमंड एफ दसमान के द्वारा किया गया था। अब इसी में एक जैव विविध पूछता है, तो जैव विविध आपका WG रोजन के द्वारा, WG रोजन के द्वारा, किसके द्वारा, WG रोजन के द्वारा जैव विविधता और जैविक विविधता जो है रेमंड एफ दसमान के द्वारा किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था। तो ये आपका किया गया है 28 मई 2023 ईस्वी में 2023 ईस्वी को किया गया। IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था। तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद शमी जो है IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट लिया था। अगला है कि मई 2023 में किस राज्य के मुख्य प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज प्राप्त किया। तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये आपका हो जाएगा फिजी में सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की। तो यह हो जाएगा ब्रिस्बेन। सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो ये आपका हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। 89 नंबर कह रहा है कि 28 मई 2023 ईस्वी को उद्घाटित संसद भवन का वास्तुकार कौन थे। तो वास्तुकार पूछ रहा है तो बिमल पटेल इसके वास्तुकार थे। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउंट पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखी थी। तो ये आपका लिखा गया है सज्जन सिंह के द्वारा लिखा गया है पुस्तक। मई 2023 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए। तो ये आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2023 ईस्वी में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ पराटू काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। तो ये आपका चुना गया है ऑस्ट्रेलिया के चुने गए हैं। अगला है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है। तो ये आपका भारत ने जीता है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया। तो ये आपका लियांडा याकारिनो को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। किस राज्य को गोल्ड पेंटिंग का GI टैग मिला है। तो ये आपको मिला है मध्य प्रदेश को गोल्ड पेंटिंग को GI टैग मिला है। वहीं 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिंजो अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है जयिता गुप्ता को किया गया है, सर्वोच्च सम्मान स्पिंजो अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी। तो ये आपका हो जाएगा 127 स्थान प्राप्त है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यह आपका हो जाएगा क्रिकेटर से संबंधित हैं। 14 अप्रैल 2023 को भारत के सबसे ऊंचा अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो ये आपका किया गया है हैदराबाद में। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। तो कितना नंबर आया है कमेंट में लिखिएगा। हाँ, और चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और तैयारी जो है आप लोग ज़ोरों शोर से करते रहिए, क्योंकि जो आपका नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है।